हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी पीओ का लास्ट 15 डेज में क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। अब देखो, यहाँ स्टडी प्लान नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या होने वाला है कि मैं एज अ स्टूडेंट अगर लास्ट 15 डेज मेरे पास है तो मैं इन चीजों को कैसे सोचता, मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें आती। अब देखो, यहाँ कैसा है, यहाँ डिस्कस करते टाइम ना मेरे सामने ऐसे स्टूडेंट है जिनको पता था कि यानी कि उनका सिलेक्शन होने वाला है। जैसे कि मेरे साथ जो भी मेरे से कनेक्ट है स्टूडेंट, उनका 6-7 लोगों का तो सिलेक्शन हो गया है और उनको गारंटेड पता था कि उनका सिलेक्शन प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है। तो उनका मेंस का प्रिपरेशन पहले से ही चल रहा था। अब अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लग रहा था कि मेरा नहीं होने वाला है और उसका भी हो गया है, क्योंकि ये वाला वीडियो वही लोग देखेंगे जिनका प्रीलिम्स हो गया है। तो पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, आपने बहुत बड़ा यानी कि प्रीलिम्स क्लियर करना भी इतना आसान नहीं है। आप 6 to 7 लाख बच्चों में से 70 या 80 थाउजेंड बच्चों में आ चुके हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आप खुद को थोड़ा सा शाबाश दो। अब देखो, लास्ट 15 डेज में अगर मैं स्टूडेंट होता, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें बहुत से सिनारियोज आते हैं कि बहुत से बच्चों का इंग्लिश अच्छा है, उनको हिंदी नहीं लेना है। बहुत से बच्चों का जीए का प्रिपरेशन हो गया है, बहुत से बच्चों का नहीं हुआ है। कंप्यूटर को आज तक देखा ही नहीं है। कंप्यूटर को टारगेट करके बहुत से बच्चों ने कंप्यूटर का प्रिपरेशन अच्छे से कर दिया है। क्वांट रीजनिंग में इतने इतने क्वांट रीजनिंग में बहुत से बच्चे स्ट्रांग है। बहुत से बच्चे क्वांट रीजनिंग में स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उन्होंने जीए अच्छा किया है। अब देखो, ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग अलग स्ट्रेटजी बनेगी। तो आपको पहले आप पेन एंड पेपर लेकर बैठना चाहिए कि मेरा कितना हुआ है, मेरे कितने स्ट्रांग पॉइंट है, कौन से सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग है, कौन से मेरे वीक सब्जेक्ट है। ये आपको समझ में आना चाहिए पहले कि जब एक टीचर आपको स्ट्रेटजी दे रहा है तो वो स्ट्रेटजी कैसे देगा, कौन से पर्सपेक्टिव से, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देगा, कि उसको आपके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है, आपने यानी कि जीए का प्रिपरेशन पहले से किया है या नहीं किया है। तो आपको सेल्फ एनालिसिस पहले तो करना है एज अ स्टूडेंट। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं भी ऐसी वीडियोस देखता था, लेकिन एज अ स्टूडेंट पहले आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, अब मुझे क्या क्या आता है। और उसके बाद आपका यानी कि यहाँ मैं बताऊंगा कि क्या क्या कर सकते हो, लेकिन आपका प्लान आपके दिमाग में। मैंने अगर बोला कि 3 या 4 घंटे जीए को दो, लेकिन अगर आपने पहले से जीए का प्रिपरेशन किया है तो आपको 2 ही घंटे देने हैं। आपने पहले से चूज किया है कि इंग्लिश करना है, हिंदी करना है, आपके दिमाग में वो क्लियर है तो इट्स ओके। तो वही है कि आपको पहले आपके दिमाग में क्या क्लियर है, और फिर टीचर लोग क्या बता रहे हैं कि हाँ ऐसे जा सकते हैं, ऐसे प्लान होना चाहिए, ऐसे। तो आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो, वो वैसे आपकी स्ट्रेटजी बनेगी। तो देखो, यहाँ मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मेरा आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स निकला है और मेरा अच्छे से थोड़ा बहुत प्रिपरेशन चल रहा है ऐसे समझो, तो देखो मैं तो पहला देखता हूँ कि मेरे सामने पेपर कैसा आने वाला है। मेरे सामने पेपर ऐसा आने वाला है, यानी कि रीजनिंग होने वाला है। रीजनिंग क्वांट 50-50 मार्क्स। उसके बाद इंग्लिश कितना, 40 मार्क्स। उसके बाद जीए एंड कंप्यूटर, जीए में हो गए 40 मार्क्स, कंप्यूटर में 20 मार्क्स। और टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, 30-30-30। हमारे मेन सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग 30-30-30 मिनट्स। एंड उसके बाद 15 एंड 15 मिनट्स कंप्यूटर को और हमारे जीए को। तो पहले तो टाइम फ्रेम होना चाहिए। टाइम फ्रेम क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले आरआरबी पीओ में टाइम फ्रेम नहीं था। रीजनिंग के बच्चे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते थे, क्वांट के थोड़े से कम करते थे। रीजनिंग में जितना आता था उतना उतने करते थे। लेकिन आपके पास अब टारगेटेड टाइम है, यानी कि आपको 30 मिनट्स में रीजनिंग को करना है, 30 मिनट्स में क्वांट को करना है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 30 मिनट्स में मैं मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेके आऊं, सॉरी। तो देखो, यहाँ ये वाला हो गया। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने मार्क्स कैसे कैसे। रीजनिंग को 50, क्वांट को 50, जीए 40, इंग्लिश 40, इंग्लिश को ऑब्लिक करके हिंदी, और उसके बाद कंप्यूटर 20। आपको अब आपका दिमाग चलाना है कि कहाँ से मैं मार्क्स लेके आ सकता हूँ। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट का कौन सा है, रीजनिंग एंड क्वांट है तो उसके ऊपर फोकस करो। आपको एग्जाम क्लियर करना है, ना कि आपको किसी को दिखाना है कि मैंने इस सब्जेक्ट से मार्क्स लाए, हिंदी से मार्क्स लेकर मैं आरआरबी पीओ क्लियर किया।
तू हिंदी से कर या जीए से कर या इंग्लिश से कर, वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको आपकी स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि मुझे मार्क्स लेके आने हैं। दिमाग में यही होना चाहिए कि हाँ, मेरा रीजनिंग अच्छा नहीं है, इट्स ओके, रीजनिंग में थोड़े थोड़े मार्क्स लेके आ, लेकिन तू जीए को अच्छा किया है तो जीए से मैक्स मार्क्स लेके आ। तो आपके दिमाग में आपकी स्ट्रेटजी होनी ही चाहिए। अब देखो, मैं बोलूंगा कि पहले आपको ये करना है काम, कि आपको स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। एक एक डेली मॉक लगाना। पहला है मॉक। डेली एक मॉक मेंस लेवल लगानी है। उस मॉक में से मॉक सबमिट सबमिट करके मत लगाओ, मॉक दो। एक एक मॉक देने के बाद आपको क्या करना है, उसमें से जो क्वांट और रीजनिंग आता है उसका प्रिपरेशन आपको अलग कहाँ से भी नहीं करना है। क्वांट एंड रीजनिंग का प्रिपरेशन आपको मॉक से ही करना है। जितने डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने पजल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां से करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका रीजनिंग या क्वांट मेंस लेवल इतना अच्छा नहीं, तो आप दो तीन डीआई के मेंस लेवल क्वेश्चन और पजल के मेंस लेवल क्वेश्चन आप बाहर से लगा सकते हो। अगर रीजनिंग का कभी भी प्रिपरेशन आपने मेंस लेवल नहीं किया है, तो आपको बोलूंगा कि कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड सिलॉग, ब्लड रिलेशन, जो क्वेश्चन मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन आपने कभी किए ही नहीं है इसलिए आपको नहीं आते, तो वो क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करो। ये कहाँ से होगा? मॉक से ही होगा। मॉक में आपको समझ में आएगा कि ये वाला क्वेश्चन एक्चुअल में मुझे नहीं, अब नहीं आया, लेकिन अगर इसको मैं, उसका सॉल्यूशन देखो, उसका यूट्यूब पे जाकर वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा कि ये वाले क्वेश्चन आसान है, ये वाले मैं कर सकता हूँ। तो क्वांट एंड रीजनिंग का प्रिपरेशन तो आपको यही से करना है। आपके पास 15 डेज है, तो आपको यही स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। 15 डेज है तो क्वांट एंड रीजनिंग का प्रिपरेशन तो आपका, यानी कि पहले 2 घंटे दिए आपने मॉक लगे, मॉक के बाद पहले एनालिसिस क्वांट, उसके उसके बाद एनालिसिस रीजनिंग, उसके बाद कहा गए आप जीए का। वहां इतना ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि जीए का मॉक में कब से दिया है वो एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता। उसके बाद गए हम हिंदी या इंग्लिश। आपने क्या चूज किया है? अब देखो, यहाँ मैं हिंदी एंड इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। क्वांट एंड रीजनिंग का तो इतना ही बताऊंगा कि आपको मॉक में से मॉक का एनालिसिस और उसके बाद वहां के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करने की कोशिश करो, डेली उतना ही करो बस। और क्वांट में पहले क्या करना है वो दिमाग है। 30 मिनट्स है हमारे पास। पहले मिसलिनियस क्वेश्चन, थोड़े वो बहुत जो आपको आ सकते हैं, जैसे कि अप्रोक्स आएगा एग्जाम में, क्वाड्रेटिक आएगा एग्जाम में, नंबर सीरीज आ सकते हैं एग्जाम में। 4-5 मार्क्स लेके आओ। पहले 4-5 मार्क्स लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। एक डीआई को उठाओ, जो डीआई आपको लगता है आ सकता है मुझे एग्जाम में ये सॉल्व हो सकता है, उसको उठाओ, उसको करो। अगर वो हुआ नहीं हुआ, दोनों के बाद भी आपके पास मिसलेनियस क्वेश्चन होने चाहिए। अगर हुआ तो अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा मार्क्स लेके आओगे आप। यानी कि पहले 10 मिनट में अगर आपने थोड़े से मिसलिनियस क्वेश्चन किए 5-6, उसके बाद 10 मिनट दो डीआई के लिए, वहां मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करो। अगर डीआई सॉल्व अच्छे से हुआ तो आप बच्चों से आगे जाओगे। बच्चों से आगे जाना, बाकी के स्टूडेंट से आगे जाना, वही कंपटीशन को बीट करना होता है, वो आपको करना है। वो उसके बाद फिर से मिसलेनियस क्वेश्चन। एंड में अगर डीआई लिया तो डीआई सॉल्व तो हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं आएंगे। नहीं तो आप पैनिक हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, डीआई भी सॉल्व नहीं होगा। ये मुझे एक्चुअल में, मैंने बहुत से एग्जाम दिए हैं इसलिए मुझे पता है। उसके बाद रीजनिंग में भी सेम, पहले मिसलिनियस क्वेश्चन थोड़ी बहुत जहां से मार्क्स लेके आओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, 6-7-8 मार्क्स लेके आओ। उसके बाद पजल को लो, यानी कि पहले 4-5-6 मार्क्स लो, उसके बाद इनपुट आउटपुट लो, या तो पजल लो। एक पजल सॉल्व करने के बाद फिर से मिसलेनियस के ऊपर जाओ। यानी कि 30 मिनट्स है, मिनट्स का क्राइटेरिया आ गया है, इसलिए आपका दिमाग वैसे चलना चाहिए। ये हो गया क्वांट रीजनिंग। उसके बाद इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश, अब देखो, यहाँ बहुत से बच्चों की अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि मुझे इंग्लिश लेना है या हिंदी लेना है। अब यहाँ मैं बोलूंगा कि मुझे मेरे सर बोलते थे कि देख, तेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, तू हिंदी के ऊपर फोकस कर, ये एग्जाम तेरे लिए ही बनाएंगे, ऐसा सोच। अगर तेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है तो ये एग्जाम तेरे लिए ही है, तू निकाल सकता है ये एग्जाम। तो हिंदी के ऊपर फोकस कर और हिंदी का प्रिपरेशन कर। प्रिपरेशन करने के बाद हिंदी। अब यहाँ ऐसा होता है कि सभी पेपर में इंग्लिश है, एक पेपर के लिए हिंदी करूँ क्या? लेकिन ये अगर एक पेपर निकल गया तो आप ऑफिसर बन गए भाई। तो आपको आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए
अगर आप पहले से ही इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टिल आपके मार्क्स कम आ रहे, 8 मार्क्स आ रहे, 9 मार्क्स आ रहे, मेंस मेंस लेवल पेपर में 10 मार्क्स आ रहे, तो आप जाकर एक बार देखो तो हिंदी का पेपर देकर हिंदी की मॉक लगाओ, दो, एक लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, तीन चार मॉक लगाओ, हिंदी की भी सेक्शनल लगाओ, इंग्लिश की भी सेक्शनल लगाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स में 5-6 मार्क्स का डिफरेंस है, 7-8 मार्क्स, यहाँ इंग्लिश में आ रहे 10 मार्क्स, हिंदी में आ रहे 20 मार्क्स, हिंदी में आ रहे 22 मार्क्स, 25 मार्क्स, इंग्लिश में आ रहे 12 मार्क्स, 14 मार्क्स, तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी के ऊपर थोड़ा सा, यहाँ ऐसा है कि थोड़ा सा आपको करेज दिखाना पड़ेगा कि एक कौन सा तो चूज करना पड़ेगा। हिंदी ऐसा है कि एक आपके लिए गेम चेंजर भी हो सकता है, और दूसरी तरीके से गेम चेंजर ऐसा भी होता है कि हिंदी गंदा भी आता है, तो आपको थोड़ा सा लक भी होना चाहिए आपके साथ। और अगर हो गया, यानी कि हिंदी को ले लिया और हिंदी आसान आया, इंग्लिश का कैसा होता है, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, तो गलतियां होती थी मेरे से, इतना ज्यादा मार्क्स नहीं जाता था, तब हिंदी के ऊपर स्विच कर सकते हैं हम। अगर आपको लगता है कि अभी भी ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने 3 मॉक हिंदी के लगाए, 3 मॉक इंग्लिश के लगाए, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो आप लगाओ। अगर डिफरेंस 1-2 मार्क्स का है ना, इंग्लिश के ऊपर ही रहो। डिफरेंस कम है तो इंग्लिश ही करो, 10-15 दिन के लिए स्विच मत करो। डिफरेंस ज्यादा है तो स्विच कर सकते हो आप। ये हो गया हिंदी इंग्लिश। इसका प्रिपरेशन इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आप जो मॉक लगाओगे उसमें से प्रिपरेशन हो जाएगा, इतना ज्यादा भी फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। एक है कंप्यूटर, दूसरा है जी। अब देखो कंप्यूटर का, अगर किसी ने एक कोर्स लिया है और वो कोर्स कंप्लीट किया है तो उनके लिए तो अच्छा ही है, उन्होंने आपका उनका प्रिपरेशन कर दिया है। मैं बोलूंगा कि सभी सब्जेक्ट को सेम टाइम देना है। कंप्यूटर को अगर आप टाइम दे रहे हो 1 या 2 घंटा, मैक्सिमम क्विजेस लगाओ। इस टाइम से आगे तक आपको कंप्यूटर और जीए में कैसे जाना है, कंप्यूटर में तो ऐसे ही जाना है कि मैक्सिमम क्विजेस, क्विजेस के नीचे जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो अच्छे से रीड करो, आगे बढ़ो। 40 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, हर दिन का अगर 100 क्वेश्चन का भी टारगेट लिया तो आप 1,500 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे 15 डेज में। 1,500 क्वेश्चन के नीचे के अगर सॉल्यूशन आपने अच्छे से देखे, अब देखो 100 क्वेश्चन का टारगेट कैसे होना चाहिए, मेरा कैसे होता था, मैं कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन डेली लगाऊंगा, ऐसे अगर मैंने सोचा है। 1 मिनट। अगर मैंने सोचा है कि मैं कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन लगाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, सुबह उठूंगा, सुबह उठने के बाद एक मॉक लगाऊंगा 40 मार्क्स की कंप्यूटर की। वो मॉक देने के बाद वो 40 क्वेश्चन करूंगा अच्छे से, रीड करूंगा अच्छे से। बाद में अगर 9 बजे मैंने 40 मार्क्स का क्विज दे दिया, नहीं तो मैंने एक मॉक जो मेंस की लगाई उसमें 40 क्वेश्चन से, उसमें जो 40 क्वेश्चन है वही मेरे पहले 40 क्वेश्चन हो गए। वो 40 क्वेश्चन मुझे रटे हुए होनी चाहिए। एक बार देखा, दूसरी बार देखा, रात को एक बार देखा, वो 40 क्वेश्चन, उसके बाद एक 3 या 4 बजे 40 क्वेश्चन की क्विज लगाए, उसके बाद 20 क्वेश्चन की लगाए क्विज। और वो 100 क्वेश्चन मैंने 2-3 बार देखे। अब एक ऐसे देखने आप बोलोगे कि इसको ही सभी टाइम देना है का, नहीं, चलते चलते देख सकते हो। मैं बोलता हूँ मेस में जा रहे हो वहां देख सकते हो, खाना खाने यानी खाना खाने बैठ रहे हो वहां देख सकते हो। आप बोलोगे खाते टाइम खाना ही चाहिए। आपको बताता हूँ कि प्रिपरेशन टाइम जो होता है ना, उस टाइम पागल हो जाते हैं। मैं तो पागल हो गया था, मेरा बैक पेन करता था, मेरे आंखें लाल लाल रेड रेड हो जाती थी, मैं बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करता था। उस टाइम सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, नो पेन नो गेन। आपको करना है, आप चाय पीने गए हो, स्टूडेंट के साथ हो, आपके दोस्तों के साथ हो, उस टाइम डिस्कस करो। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर बता, ये क्वेश्चन का आंसर बता। हाँ, ये कंप्यूटर में अगर सी लैंग्वेज के बारे में कुछ तो बताया तो वो बता, कितने कीबोर्ड में कीज होती है वो बता, यानी कि नंबर्स कितने होते हैं वो बता, टॉगल की यानी कि क्या होता है वो बता, तुझे पता है मुझे पता है, ऐसे कंप्यूटर का प्रिपरेशन ऐसे ही करते हैं। यहाँ से आगे ऐसे ही करना है तो उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 40 क्वेश्चन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और आपको क्वेश्चन को क्विजेस फॉर्म में क्यों देना है, क्वेश्चन का आंसर टिक करने की आदत लगनी चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका। वैसे ही एग्जाम में होगा आपके साथ कि आप क्वेश्चन देखोगे, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका इसको देखा ही नहीं, इसका ये, ऐसे होता जाएगा और आपको क्वेश्चन अच्छे से रिकॉल हो जाएंगे।
तो कंप्यूटर का आपको ऐसे करना है, सो रहे हो रात को जाकर, देखना है सिर्फ सोते सोते मोबाइल में रील्स देखते हैं, वैसे रील्स को बाजू में हटाओ, उसके जगह कंप्यूटर के क्वेश्चन देखो कि हाँ ये वाला टिक 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 टिक, 40 क्वेश्चन करने में ज्यादा क्वेश्चन टाइम नहीं लग, हो सकता है कंप्यूटर का इतना, लास्ट 15 डेज है, इतना ही कर सकते हैं। कंप्यूटर का हो गया। अब जी, अब देखो, जीए का प्रिपरेशन ऐसा है कि मैं बोलूंगा कि कम से कम 3 घंटे जीए को डेली देने हैं। जीए का प्रिपरेशन ऐसा है कि बहुत से बच्चों का प्रिपरेशन अच्छे से हो गया है, बहुत से बच्चों का प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं हुआ है। जिनका प्रिपरेशन अच्छे से हो गया है उनको मैं बताऊंगा कि जल्दी जल्दी इस मंथ का भी 10 तारीख तक या 15 तारीख तक, 15 तो आने वाला है, 10 या 12 तारीख तक जीए खत्म करो और मैक्सिमम क्विजेज लगाओ जितने हो सके। हर एक, यानी कि मॉक में से क्विजेज लगाओ, उसके बाद स्टडी आईक्यू, उसके बाद अफेयर्स क्लाउड, स्मार्ट कीड़ा, जहां जहां जा सकते हो, प्रैक्टिस मॉक, जहां जहां जा सकते हो वहां जाओ और क्विजेज लगाओ। जब भी आपको बोर लगे क्विजेज लगाओ और आपने जो प्रिपरेशन किया है वो आप रिवाइज करो। क्विजेज से क्या होता है, क्विजेज से क्लिक होता है। क्या क्लिक होता है आपको समझ में आएगा एग्जाम में जब आप बैठो। मेरे पास, मैं मॉर्निंग 8 AM टू 8 PM वर्किंग में था, काम करता था, स्टिल आई एम एबल टू क्लियर एग्जाम्स। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इतना ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर सकता था, तब मैं क्विजेज लगाता था, मैक्सिमम क्विजेज लगाता था। क्विजेज लगाने से क्या होता है, क्विजेज लगाने से क्लिक होते हैं, हमारा दिमाग इतना फास्ट चलता है, यहाँ से वहां से वहां, ये करना है, यानी क्वेश्चन दिखा आंसर, ये क्वेश्चन दिखा आंसर, ये कीवर्ड्स दिमाग में घूमते हैं हमारे, तो हो जाता है। जिनका प्रिपरेशन अच्छा है, जिनका प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं है, उनके लिए बोलूंगा कि नेक्स्ट 3 to 4 डेज आपको कम से कम 2 या 3 मंथ का ओनली जीए करना है। नेक्स्ट 2 to 3 डेज, यानी कि आज अगर 14 थे, 14, 15, 16, 17 तक 4 दिन में आप 2 या 3 मंथ का करंट अफेयर्स ट्राई करो कि मैक्सिमम करंट अफेयर्स खत्म करो, यानी कि कम से कम 3 मंथ का तो करंट अफेयर्स रीड करके लो। उसके बाद सभी बच्चों की तरह बाकी का प्रिपरेशन सब, यानी कि जैसे मैंने बताया कि मॉक देना है, एक कंप्यूटर का करना है, जीए का करना है, वैसे प्रिपरेशन करना है। अब देखो जीए में और ज्यादा क्लियरिटी, जीए में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वेट। यहाँ देखो, जीए क्वेश्चंस आस्क्ड इन आरआरबी पीओ मेंस 2023, कभी भी आपका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। यहाँ गया मैं, अब फिर इस क्लाउड का है, यहाँ क्वेश्चंस दिए, देखो क्वेश्चंस क्यों देखने हैं, मेरा ऐसे ही था कि मुझे स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। अब अगर इन क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के आधे क्वेश्चन होते हैं और बाकी के क्वेश्चन आधे होते हैं। आपको टाइम अगर 3 घंटे आप दे रहे हो तो आधा, यानी कि 1.5 घंटे आपको बैंकिंग फाइनेंशियल करना है, 1.5 घंटे बाकी का जीए करना है। आपको मार्क्स चाहिए, आपको ना कि किसी को बताना है कि मार्क्स कहाँ से लेके आए। अगर आपने मैक्सिमम टाइम बैंकिंग अवेयरनेस को दिया, बैंकिंग अवेयरनेस भी आपको मार्क्स देगा, और मैक्सिमम टाइम जीए को दिया तो जीए इतना ज्यादा है ना बाकी का जीए, यानी कि उसमें स्टेट्स के न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स के न्यूज, किसी की डेथ, इतना बहुत ज्यादा है वो, एमओयूज, उसमें तो कुछ लिमिट ही नहीं है। यहाँ देखो, आप पहला क्वेश्चन है कवच ऑटोमेटिक ट्रेन, ये तो नहीं है। वेदांत ग्रुप, ये भी नहीं है। ये देखो पहला क्वेश्चन आया आरबीआई वाला, एक क्वेश्चन। पैक्स, ये भी बैंकिंग अवेयरनेस के रिगार्डिंग होता है, सेकंड। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, थर्ड। उसके बाद ये देखो रुपए वाला, किधर गया किधर गया, ज्यादा नीचे आएगा, नहीं सॉरी, हाँ ये देखो रुपए वाला, फोर्थ। उसके बाद ये अटल पेंशन योजना का कुछ तो था, ये क्यों ज्यादा घूम रहा है भाई, रुको ऐसे चलता हूँ मैं। एग्रीकल्चर ये वाला हो गया, उसके बाद ये एनपीसीआई का हो गया, उसके बाद अटल पेंशन योजना, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये हम करते एक्चुअल में बैंक में। उसके बाद एग्रीकल्चरल, यानी कि वो बजट का है, छोड़ दो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये नहीं। एसबीआई कार्ड, एनएसडीएल, यानी कि वो कीवर्ड से समझ में आता है कि ये कितने क्वेश्चंस है जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, बैंक्स एप्लीकेशन विच इज रिलेटेड टू बैंक्स, ग्रीन डिपॉजिट है, से ये क्या है, शिखर से समृद्धि, ये वाला नहीं है।
अम, यानी कि आप देखोगे कि बहुत से क्वेश्चंस 40 to 50% ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर। तो आपको क्या करना है, आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का पढ़ाई भी 50% करना है। एक पीडीएफ कौन सी भी डाउनलोड करो, उसका प्रिंट निकालो और 50% टाइम दो बैंकिंग फाइनेंशियल को और 50% टाइम दो आपके नॉर्मल जीए को। तो आपको ऐसे सभी सब्जेक्ट का ऐसे प्रिपरेशन करना है। एक तो मॉक लगाओ, मॉक में से कंटेंट रीजनिंग करो, इंग्लिश का प्रिपरेशन करना है, हिंदी का प्रिपरेशन करना है, वो डिसाइड करो। डिसाइड करने के बाद ये आज ही क्लियर करो कि हाँ मुझे हिंदी लेना है तो हिंदी, इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश। हिंदी लेना है तो क्यों लेना है, क्योंकि मेरे हिंदी और इंग्लिश के इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसलिए लेना है। उसके बाद गए कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रिपरेशन यहाँ वहां जाते टाइम भी कर सकते हो। टारगेट लो, 100 क्वेश्चन डेली करना है, 100 क्वेश्चन पढ़ो, फिर से पढ़ो, खाते टाइम पढ़ो, सोते टाइम पढ़ो, और वो कंप्यूटर का खत्म करो। उसके बाद जीए, जीए में बैंकिंग एंड बैंकिंग फाइनेंशियल हाफ, और उसके बाद बाकी का जीए हाफ। आई होप कि आपको जो भी मैं बता रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा है, और आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको एट द एंड खुद से प्लान करना है। आपको मैं एक बात बता सकता हूँ, लेकिन उसमें तो चलना आपको ही। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रांग पॉइंट कौन से, आपके वीक पॉइंट कौन से। तो आई होप कि आप सभी को ये सभी चीजें समझ में आई होगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।